चीन मसले पर राहुल गांधी के सवालों का अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह ने राहुल गांधी को संकट में राजनीति नहीं करने की नसीहत भी दी। मगर दुख तब जो होता है, इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं। और D2H के चैनल नंबर 306 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। जितना बेताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चीन और कोरोना से जारी जंग को जीतने का भरोसा जताया है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भारत दोस्ती निभाने में भी सक्षम है और जरूरत पड़ने पर उचित जवाब भी देना जानता है। तो उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में भरोसा जताया कि देश चीन और कोरोना दोनों से जंग जीतेगा। तो जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की और मन की बात में ये भरोसा जताया कि चीन को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा, तो उधर गृहमंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का भरोसा दिया कि चीन के साथ जो भी विवाद है उसमें भारत जीत दर्ज करेगा। और साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर भी कहा कि कोरोना से भी जारी जंग को हम जीत कर रहेंगे। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दोस्ती निभाना जानता है और आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। तो मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि भारत दोस्ती निभाना भी जानता है और आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। सीधे लद्दाख रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जब भी वो जनता से मुखातिब हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भले ही विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठाए, लेकिन भारत सक्षम है चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए। और आज मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर ये भरोसा जनता को दिया गया। देखिए, दो मोर्चों पर लड़ाई चलती है हमेशा। एक जो बाह्य मोर्चा होता है और एक सियासत होती है। सियासत में लगातार बयान एक दूसरे के खिलाफ दिए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का जहां तक मुद्दा होता है उस पर सहमति आम रूप से होती है अगर किसी देश के खिलाफ किसी कार्रवाई की बात आती है। तो प्रधानमंत्री ने जो मन की बात कही है उसमें जो चीन को संदेश दिया है, राष्ट्रीय पार्टियां जो देश की हैं उनके सवालों के जवाब उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी दिए थे और आगे भी देते रहेंगे, मन की बात में भी दिया। लेकिन चीन की तरफ जो उन्होंने संदेश दिया है वो बड़ा स्पष्ट है। उन्होंने ये जरूर एक तरह से संकेत दिया कि चीन के साथ रिश्ते सुधारने की उनकी कोशिश थी। तमाम मुलाकातें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी हुई। कोशिश ये की जा रही थी कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जो दोनों देशों के बीच एक समझौता दशकों पुराना है उसी के आधार पर दोनों देश एक साथ रहे। लेकिन चीन की जो चालबाजी है अब उसका जवाब देने का समय आ गया और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से दो मोर्चों पर जवाब देने की बात कही। पहला तो यह कहा कि हमारे सैनिक
चीन के सैनिकों की आंखों में आंखें डाल करके और भारत की संप्रभुता की तरफ या भारत की जमीन की तरफ अगर वो देखेगा तो उसको करारा जवाब देना जानते हैं। साथ ही साथ दूसरी बात एक आर्थिक मोर्चे पर भी उन्होंने कही कि चीन के जो उत्पाद हैं हिंदुस्तान में बिकते हैं, करोड़ों अरबों रुपया कमाता है चीन यहां से और उसको ले जाकर के हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी सेना को स्ट्रेंथन करने में लगाता है और हमारी जमीन पर उसकी नजर होती है। तो भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दें और चीन के जो उत्पाद हैं उनका बहिष्कार करें। तो एक तरह से चीन को मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री ने दोनों मोर्चों पर स्पष्ट संदेश दे दिया है। बिल्कुल, दोनों मोर्चों पर स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी ने। वहीं चीन से तनाव और कोरोना के खिलाफ लड़ाई के सवाल पर गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा वो भी आपको बता दें। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दोनों से हम जंग जीतेंगे। एक तरफ कोविड तो दूसरी तरफ चाइना की फौज लद्दाख में हमें तंग कर रही है, घुसने की कोशिश कर रही है। तो आप जो है, आपकी सरकार जो है इन दोनों से जूझ रही है। इसलिए मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि पहले तो कोविड के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दोनों जंग हम जीतेंगे और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जंग जीतेंगे। अरुण, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां एक तरफ देश के भीतर कोरोना से जंग जारी है तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर चीन के साथ जो विवाद है उससे भी सरकार जूझ रही है। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने जो भरोसा दिया है उसको किस तरीके से देखें? चलिए अरुण के पास चलेंगे हम, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने ये साफ तौर पर कहा कि भले ही चीन के साथ जो विवाद चल रहा है वो लड़ाई हो या फिर देश के भीतर कोरोना के साथ जंग, इन दोनों ही मोर्चों पर हम जीतेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चीन और कोरोना दोनों से जंग जीतने में भारत सक्षम है, इस तरह का भरोसा गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से जताया गया है। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दो मोर्चों पर साफ संदेश, एक संदेश सियासी मोर्चे पर कि भले ही विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हों लेकिन भारत की जो सरकार है वो पूरी तरीके से सक्षम है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन को भी संदेश दिया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू के दौरान साफ तौर पर यह कहा कि बात चाहे चीन के साथ विवाद की हो या फिर देश के भीतर कोरोना से जंग की, इन दोनों मोर्चों पर हम जीतेंगे। चीन मसले पर राहुल गांधी के सवालों का अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह ने राहुल गांधी को संकट में राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। मगर दुख तब जो होता है, इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं। कोरोना से लड़ाई में राहुल गांधी के सवालों पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि उनको हर चीज उल्टी ही नजर आती है। कोरोना के खिलाफ भारत सरकार ढंग से लड़ी है। मैं राहुल जी को एडवाइस नहीं दे सकता, उनको एडवाइस देने का काम उनकी पार्टी के नेताओं का है। और मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि कुछ वक्रदृष्टा लोग होते हैं, उनको सीधी बात भी वक्र दिखाई पड़ती है। जहां तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, भारत सरकार ने ये लड़ाई ढंग से लड़ी है। और विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोरोना को देखेंगे तो हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर। और शुरू से देश भर, दुनिया भर में सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण भारत के अंदर सरकार भी लड़ी है और 130 करोड़ लोग भी लड़े हैं और सब राज्य सरकारें भी लड़ी हैं।
उधर पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सीमा विवाद के लिए इशारों में चीन पर बड़ा हमला बोला, जिसके लिए उन्होंने संस्कृत के एक श्लोक का हवाला दिया और चीन के बर्ताव की तुलना दुष्ट से की। हमारे यहां कहा जाता है, विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोग व्यक्ति विवाद में, धन का प्रयोग घमंड में और ताकत का प्रयोग दूसरों को तकलीफ देने में करता है। लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है। भारत ने अपनी ताकत हमेशा इसी भावना के साथ इस्तेमाल की है। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, मन की बात कार्यक्रम में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत के श्लोक के जरिए चीन पर निशाना साधा है, किन मायनों में ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, वो भी तब जब लगातार चीन के साथ ये पूरा विवाद चल रहा है और जिस तरीके से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने दो मोर्चों पर चीन को भी संदेश दिया और घर के भीतर भी संदेश दिया। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उसका इतिहास है, उसका एक परिप्रेक्ष्य है। 1958-59 से लीजिए, जब तिब्बत और चीन के बीच ही तमाम झगड़े हुए, चीन ने तिब्बत पर एक तरह से कब्जा कर लिया। तिब्बत से दलाई लामा के साथ साथ तमाम बौद्धों को भाग करके लद्दाख में और लेह में और या कहिए धर्मशाला में आना पड़ा। तो चीन की विस्तारवादी जो नीतियां हैं, आप 1962 की बात करिए, 1967 की बात करिए, जो नाथुला में हिंदुस्तान और चीन के बीच जंग हुई थी, जिसमें एक सीमित जंग हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान ने चीन को मुंह की खानी पड़ी थी, हरा दिया था हिंदुस्तान ने 1967 में। तो लगातार अतिक्रमण जो करने की कोशिश करता है, इंचिंग टुवर्ड्स इंडिया, यानी एक इंच करके आगे बढ़ के हिंदुस्तान की सरजमी पर कब्जा करने की कोशिश हमेशा चीन करता है। चीन को देखिए, नेपाल को भड़का रहा है, पाकिस्तान को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले चुका है। अक्साई चीन की बात करिए, पाक ने जबरदस्ती जो कब्जा कर रखा है हिंदुस्तान की जमीन पर, कश्मीर में, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करिए, वन बेल्ट वन रोड की बात करिए, इन सारी चीजों से हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश चीन करता है। और प्रधानमंत्री ने जो श्लोक कहा है एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि चीन की जो नीतियां हैं वो सज्जनों की नीतियां नहीं है, वो दुर्जनों की ही नीतियां हैं। हिंदुस्तान, कभी आपने देखा होगा कि चाहे नेपाल की बात हो, चाहे वो बांग्लादेश की बात हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो, हिंदुस्तान किसी की जमीन को हड़पने के लिए या उनको अपने में मिलाने के लिए कभी कोशिश नहीं करता है। वो अपनी जमीन की रक्षा करता है, अपनी संप्रभुता की रक्षा करता है। तो एक श्लोक के जरिए जरूर प्रधानमंत्री ने चीन को उसकी जो सच्चाई है वो आईना दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल, जो सच्चाई है वो दिखाने की कोशिश की और सही कहा है, दुष्ट, क्योंकि इतना बड़ा व्यापार भारत के भीतर चीन कर रहा था और अपने ही पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम किया। इस तरह की हरकत के बाद अब अपने लिए मुश्किल चीन ने खड़ी कर ली और यही वजह है कि एशिया में अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप रहिए अरुण, लगातार आपके पास अपडेट के लिए लौटते रहेंगे। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट किए गए। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में हर घर का सर्वे होगा। हमने मास लेवल पर टेस्टिंग बढ़ाया। पहले मैं बाद में टेस्टिंग पर आऊंगा, मगर मास लेवल पर टेस्टिंग बढ़ाया और मुझे भरोसा है कि ये 30 तारीख तक हम पूरा कंटेनमेंट जोन का टेस्टिंग कर देंगे और बाद में 21 जुलाई को तय किया कि पूरे दिल्ली का हाउस टू हाउस सर्वे करेंगे, जिससे जिसको थोड़ा सा भी कोरोना का भय हो उसका टेस्टिंग किया जाए और कम से कम उसको आइसोलेशन में डालने से वो फैलाए नहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की शुरुआत से किया है इनकार। उन्होंने कोरोना पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के उस बयान को डर पैदा करने वाला बताया, जिसमें सिसोदिया ने 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 5.5 लाख के पार होने की आशंका जताई थी। कि लगभग जून के दूसरे सप्ताह में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान आया। सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे, न जगह बचेगी, न बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी।
इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा भय हुआ। उनका अनुमान जो था वो आंकड़ों के आधार पर थे। मैं वो अनुमान सच गलत उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु एक भय की स्थिति पैदा हुई। अब आपको दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने डर पैदा करने वाला बताया। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। तो वहीं दिल्ली एनसीआर के हालात पर अमित शाह ने कहा कि वो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। यहां भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को तेज किया जाएगा। जहां तक कोविड का सवाल है, एनसीआर की भी मैंने मीटिंग की है। एनसीआर के सारे लोग आए थे, इनके साथ मीटिंग की है और अभी दिल्ली का जो मॉडल बना है, मैं दोनों मुख्यमंत्रियों से बात करने वाला हूं। अरविंद जी तो लुक में है ही है, उनको साथ में रखकर ही फैसला करते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से भी बात करूंगा और एनसीआर को पूरा संपूर्ण जानकारी अब तक इकट्ठा हो गई है, गृह मंत्रालय में और स्वास्थ्य मंत्रालय में आ गई। एक समन्वित रणनीति हम बनाएंगे एनसीआर के लिए, दोनों मुख्यमंत्रियों से बात कर और इसी तरह से टेस्टिंग बढ़ाना, अस्पतालों का गाइडलाइन तय करना, ये सारी चीजें एनसीआर में भी चली जाएगी। और आइए अब बढ़ते आगे। सिक्किम में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से उत्तर सिक्किम पूरी तरीके से कट चुका है। भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजरती थी वहां तेज धार में पानी बहता दिखाई दिया। सिक्किम के गंगटोक में तेज बारिश के बाद कुछ जगह पहाड़ी चट्टानें खिसक गई। एक चट्टान से पेड़ नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। पहाड़ खिसकने से एक मकान को भी नुकसान हुआ। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन लगातार हो रही तेज बारिश से कई जगहों पर चट्टानें खिसकने की खबर है। तो सिक्किम में कई जगह चट्टानें खिसक गई। ये देखिए किस तरीके से पेड़ के पेड़ गिरते हुए नजर आए और जो उत्तर सिक्किम है वो पूरी तरीके से कट गया, उसका संपर्क टूट गया। भारी बारिश की वजह से ये पूरी मुश्किलें बढ़ी हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारी बारिश के बाद तबाही की, किस तरीके से एकाएक देखते ही देखते भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ, पेड़ गिरते चले गए। हालांकि किसी जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन बारिश से किस तरीके से मुसीबत बढ़ती चली गई वो इन तस्वीरों के देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि तेज बारिश से कई जगहों पर चट्टानें भी खिसकी हैं। उधर असम में लगातार हो रही बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट पड़ी। बारिश के साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में घुसने से मुसीबत दोगुनी हो गई, जिसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिब्रूगढ़ से ये तस्वीर सामने आई है। शहर में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि सड़क का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। कुछ लोग एक नाव पर बैठकर वहां से गुजरते दिखाई दिए। शहर में इतना पानी भर गया कि एक जगह पर खड़ी कुछ गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूबी हुई दिखाई दी। जिधर भी नजर गई पानी ही पानी नजर आया। पूरा का पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया। शहर के दूसरे इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। कुछ मकानों के अंदर पानी भर गया और वहां रखा जो सामान था वो भी पानी में डूबा दिखाई दिया, जबकि सड़कें भी पानी से भर गईं। हालांकि पानी भरा होने के बाद भी कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। बारिश की वजह से सीआरपीएफ मुख्यालय में भी पानी भर गया और उसके बाद उन्हें दूसरी जगह भेज दिया गया। तो चारों तरफ पानी ही पानी और उसकी तस्वीर आपके सामने। 171 सीआरपीएफ का जो हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे जितना भी कांस्टेबल्स है वो लोग मैंने मनकटा में शिफ्ट हो गया। वहाँ पे मैंने 171 फॉक्सट्रॉट कंपनी का जगह है, उसी जगह में ये लोग मैंने शिफ्ट किए हैं। महाराष्ट्र के बुलढाणा में भारी बारिश और बाढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ बाढ़ और बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी। बारिश की वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, जबकि सड़कों पर भी बाढ़ का जो पानी है वो बहता दिखाई दिया। हालात ऐसे हो गए कि सड़क और नदी में फर्क करना मुश्किल हो रहा था। बाढ़ की वजह से कुछ इलाकों की सड़क बुरी तरह से टूट फूट गई, जबकि कई इलाकों में पानी भर गया। जहां
कल तक किसानों की फसल लगी थी वहां आज तालाब नजर आया। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। बारिश की वजह से किसानों की फसल तो खराब हुई ही, सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ ने किस तरीके से मुसीबत बढ़ा दी है। आपको बता दें, बारिश और बाढ़ की वजह से कई जगहों पर इतना नुकसान हुआ कि लोगों की समस्या और बढ़ गई। जहां एक तरफ किसानों की फसल बर्बाद हो गई, सैकड़ों एकड़ में लगी जो फसल थी वो बाढ़ ने बर्बाद कर दी, तो वहीं चारों तरफ इस पानी की वजह से सड़कें भी टूट फूट गई और ऐसे में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से सड़कें टूटी हुई दिखाई दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बिहार की मुंगेर की तस्वीर भी आप देख लीजिए, जहां गंगा नदी में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से कई लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। पानी बढ़ने से नदी के आसपास के जो कई गांव हैं वहां बाढ़ का खतरा बढ़ गया और यही वजह रही कि बाढ़ के डर से कई लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर सुरक्षित जगहों पर जाना ही मुनासिब समझा। लोग परिवारों के साथ नाव पर बैठकर सुरक्षित जगहों की तरफ जाते नजर आए। लोगों ने बताया कि उनके गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे वो काफी डरे हुए हैं। प्रशासन ने भी कई गांव के बाढ़ की चपेट में आने की आशंका जताई और इसके लिए पूरी तैयारी का दावा भी किया। तो बिहार के मुंगेर में बाढ़ जैसे हालात और इसकी जो आशंका है वो प्रशासन की तरफ से भी जाहिर की गई। लिहाजा जो लोग थे वो नाव में सवार होकर अपने घर को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ रुख करते नजर आए। गंगा नदी का जलस्तर की हम नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में अभी जो वाटर लेवल है गंगा नदी का वो ज़्यादा है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और आने वाले समय में हम लोग और इसकी तैयारी करेंगे ताकि यदि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। गुवाहाटी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से यहां भी मुसीबत बढ़ गई है। शहर की जो सड़कें हैं वहां पानी भर गया। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गई। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फर्क करना यहां भी मुश्किल हो रहा था। जिधर भी देखिए नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां बारिश का पानी दुकानों और मकानों के अंदर भी घुस गया है और इससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। हालात से परेशान लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। बहुत दिक्कत है हम लोग का। बार बार बोल रहा हूँ, सरकार बदल रहा है। कांग्रेस सरकार चला गया, बाद में मोदी सरकार आया, बीजेपी सरकार आया, लेकिन किसी ने भी हम लोगों का जो दुख ये कष्ट हो रहा है वो नहीं देखा। बारिश तो बहुत आ रहा है क्योंकि हम लोग का टेंशन हो रहा है। अभी हम लोग का जो नदी का लेवल, हम लोग का रास्ता का लेवल से बहुत ऊपर में है। तो अभी गार्डवाल में थोड़ा बहुत शेड निकला है, वहाँ पे थोड़ा आगे में आप देखा है शायद, तो वहाँ पे अभी वॉल थोड़ा क्रैक हो गया, तो इसलिए हम लोग थोड़ा डर रहा है। वहीं असम के तिनसुकिया में तो भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए और यहाँ ज्यादातर जो इलाके हैं वो पानी में ही डूबे दिखाई दिए। पूरा इलाका ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। खेत, मकान सब पानी में डूब गए। जहां तक नजर गई पानी ही पानी नजर आया। निचले इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ तो हालात और भी ज्यादा खराब हो गए क्योंकि यहाँ बारिश का पानी तेजी से भर गया। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया। वहीं सूरत में एक अस्पताल की तस्वीर आपके सामने। पार्किंग में बने कोरोना वार्ड में पानी भरने से वहां जो मरीज भर्ती थे उनकी भी मुसीबत बढ़ गई। बताया गया कि अस्पताल में पानी की टंकी से ये निकला पानी बेसमेंट में बने कोविड वार्ड में भर गया। पानी भरने से वार्ड में भर्ती मरीज अपने अपने बेड पर बैठे हुए नजर आए, जबकि पूरे वार्ड में काफी पानी भरा हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि किसी कर्मचारी की लापरवाही की वजह से अस्पताल की टंकी का नल खुला रह गया था और वहां से निकला ये पानी इस कोरोना वार्ड में भर गया।